वहाँ ये बड़ा था मसला था आम असादा के सामने कि बच्चों का इम्तिहान कैसे हो, कि सदर पर कैसे किया है, किस तरह मेन किया जाए। तो इसी को के पेश नजर हुकूमत महाराष्ट्र ने गुजरा 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया। 3 पेज का कलर है, मराठी में 8-9 नोट उसमें दर्ज है। तो आयटे जरूरत महसूस किया कि हम हमारे उर्दू मीडियम के को स्कूल तफहीम आए, उसकी तफसील बताएं और डेमोस्ट्रेशन या पीपीटी के लिए उनको समझाने की कोशिश की जाए ताकि उन्हें समझने में, उनका मेंटर करने में आसानी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तवाब के बरखिलाफ मीटिंग शुरू होने 15 मिनट कई लोग वेट में थे। हम लोगों माजरत इस में ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि लिमिट 100 तक ही होती है। तो एक गुजारिश है आप कि जो इस मीटिंग में शरीक नहीं हो पा जूम के जरिए, उन्हें चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर दी जा रही है। तो उस लिंक को एंटर करके आप यूट्यूब के जरिए इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हैं। मैं बजरत करता हूँ कि तमाम लोगों को शरीक नहीं करवा सके। एक है कि आप के दौरान आपके में कुछ सवाल हो, कुछ हुकूक या भी कुछ आप समझना चाहते हो, तो बराबर चैट बॉक्स में अपना मैसेज दर्ज कीजिए, अपना सवाल दर्ज कीजिए। इंशाल्लाह आपके सवाल जवाब की कोशिश आएगी। या फिर हमारे खरीदीन के नंबर चैट बॉक्स में शेयर किए जाएंगे, आप उनसे रब्त पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ हमारे उर्दू मीडियम असातिज़ा और उनकी रहनुमाई आसानी रहनुमाई के लिए मुनक्किद किया गया है। आप सर्कुलर से मुताल्लिक़ मजीद चीजें, मजीद मालूमात अपने मुताल्लिक़ा सदर मुरिस, इंतजामिया, केंद्र प्रमुख, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस से भी हासिल सकते हैं। और आप तमाम सहूलत के लिए इसे यूट्यूब चैनल पर नशर किया जा रहा है। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल प्रोग्राम को कामयाबी इम्तिनार करें। जिस सब के लिए हमने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, इस मकसद में कामयाबी अता और हम तमाम असातिज़ा को अपने फर्ज और जिम्मेदारियों बखूबी अंजाम देने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं पिछले 15-20 मिनट से हमारे दोनों माहिरीन की बात सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो माविन मज़मून उर्दू डायट बीड़ मोहतरम मुज़फ़्फ़र सर ने भी बेहतरीन अंदाज में आप तमाम की रहनुमाई की। उसी तरह से हमारे इसहाक सर, इन्होंने भी आपकी रहनुमाई की। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आयटा बीड़ के तमाम जिम्मेदार असातिज़ा की रहनुमाई के लिए ये सेशन इनेकाद किया। बात दरअसल बहुत सिंपल और बहुत आसान है कि कोविड-19 के इस मुश्किल तरीन दौर से पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है गुजर रही है। और हम सब जानते हैं कि तालीम को जारी रखने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कीम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो राहें हैं, वो हमवार करने की कोशिश की गई है ताकि तलबा की जो तालीम है वो जारी रह सके, किसी भी तरह से उनकी तालीम मुंतक़े ना हो। अब सवाल ये पैदा हुआ था कि अगर तलबा स्कूल ना आए हो और ऐसी सूरत में जबकि हमने तलबा का ऑनलाइन एजुकेशन लिया हो या फिर मदारिस बंद मगर तालीम जारी है, इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए अगर तालीम को हमने जारी रखा हो तो उसके बाद फिर जो है किस तरह से हम तलबा की कदर पैमाई करें। असल में मुझे लगता है आज जितने असातिज़ा यहाँ जुड़े हैं वो तमाम के तमाम जमात अव्वल ता हश्तम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए मैं ज़रूरी भी समझता हूँ कि हम आज जमात अव्वल ता हश्तम के असातिज़ा की रहनुमाई के ताल्लुक़ से ही करेंगे। अब सवाल यहाँ ये बहुत अहम हो जाता है
कि हमने 8 अप्रैल 2021 के सर्कुलर को, जो राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से जो मंजर आम पर आया है और वो महाराष्ट्र शासन के हुक्म के मुताबिक जो है आप तक पहुंचाया गया है, इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको हमने किस तरह से समझा है। बाज औकात ऐसा होता है कि हम कुछ ज्यादा समझ जाते हैं। समझने की दो किस्में हैं, एक है समझना और दूसरा है कुछ ज्यादा समझ लेना या फिर कुछ कम समझ लेना। दोनों के बहुत ज्यादा नुकसान है। एक नुकसान कम समझने का यह है कि हम उसमें जो है कुछ ना कुछ खामियां छोड़ देते हैं, और ज्यादा समझ लेने का यह है कि हम मिसगाइड कराते हैं अस्तातिज़ा को। इसलिए मुझे लगता है बहुत साफ और बहुत वाज़ेह अल्फाज में एससीईआरटी के जानिब से जो है गाइडलाइन जारी हुई है, और इस गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के कोई शुकूक व शुबात हमारे जहनों में रहने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो अहम बातें जो है उस सर्क्यूलर में दी गई है। अगर आप पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 अगर पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपसे वो स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि उस पर ही रहकर मैं बात कर सकूं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हम लोग ना हो। 1-2 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। शायद मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही होगी सभी को। सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? ये वही सर्क्यूलर है हाँ, दिखाई दे रही है सर। जिस सर्क्यूलर के सर्कुलर लिहाज डिस्प्ले से हुआ है हमें स्क्रीन पर। जी, इसी सर्क्यूलर के जी। लिहाज से हमें कदरे पैमाई के अमल को मुकम्मल करना है, या फिर कदरे पैमाई का जो तर्ज तरीका है वो हमको फॉलो करना है। ऊपर के पैराग्राफ में विषय होने के बाद, जिसमें विषय यानी कि जो उन्वान है, जो अहम मौजू है कि कोविड-19, ये बात आप न भूलें, ठीक है, कि कोविड-19 के इस मुश्किल तरीन दौर में जो तालीमी साल 2020-21 में जमात अव्वल ता हश्तुम के बच्चों के मुफ्त और लाजमी तालीम का जो कानून है 2009 के लिहाज से तलबा को वर्गोन्नति यानी दूसरे क्लास में उसको प्रमोट करना है, दूसरी क्लास में दाखला देना है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कौन सी हिदायत को मद्देनजर रखना है, कौन सी हिदायत को बहुत गहराई से समझना है, उसके लिए ये परिपत्रक आपके सामने है, जिसमें 5 अलग-अलग संदर्भ दिए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये 5 चीजों का आधार लेकर ये परिपत्रक तैयार किया गया है, ये सर्कुलर तैयार किया गया है। इसमें पहला जो संदर्भ है, पहला जो हवाला दिया गया है वो है जो 2009 का हमारा जो लाजमी व मुफ्त तालीम का जो कानून है, तलबा के मुफ्त और लाजमी जो कानून है उसका हवाला दिया गया है 2009 का, जिसे हम आम लफ्जों में, आम जबान में आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं। ये हवाला दिया गया है। उसके बाद हुकूमत की जानिब से अलग अलग तारीखों में 20 अगस्त 2010 को एक शासन का निर्णय आया, यानी जीआर आया। उसके बाद शासन का एक परिपत्रक आया जो 22 जुलाई का है। उसके बाद फिर इसी कार्यालय के यानी हमारे ही एससीईआरटी से 1 अप्रैल 2000 को एक लेटर निकाला गया, उसका हवाला है। और उसके बाद 6 अप्रैल 2021 को जो हुकूमत का लेटर, अब इन तमाम हवालों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है। ऊपर का पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे बगौर तो आपको समझ में आएगा कि ये परिपत्रक निकालने का क्या मकसद रहा है। क्योंकि असल में हो ये रहा था कि अब जब हमारी वजीर तालीम मोहतरमा वर्षाताई गायकवाड़ साहिबा ने ऐलान किया कि अव्वल के तमाम बच्चों को अगली जमातों में दाखिला दिया जाएगा आरटीए के तहत, तब असातिज़ा के जहनों में ये सवाल पैदा हुआ कि फिर हमारे जो इंदराज बयाज है, फिर हमारे जो रिजल्ट्स है, उसमें किस तरह का काम कर रहे हैं।
लिहाजा उन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये परिपत्रक है। और इसके पहले ही जो पैराग्राफ है उसमें बहुत आसानी से और बहुत साफ साफ लफ्जों में बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात रहे हैं उसमें सीआरटी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां ली गई है, उसके जरिए से बच्चों की तालीम को जारी रखने का काम किया गया है। अलावा अजी ये भी काम हुआ है कि कुछ जगहों पर बच्चों को स्कूल बुलाया गया, वहां पर कुछ वक्त के लिए बच्चों को पढ़ाया भी गया, कुछ जगहों पर ये काम सिर्फ ऑनलाइन रहा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको उन दोनों तीनों पैराग्राफ में आसानी के साथ पढ़ने को मिलेगी, जिसमें दीक्षा का भी जिक्र किया गया कि दीक्षा के जरिए से जो तालीमी सिलसिला चलाया गया उसके जरिए से बच्चों को तालीम पहुंचाई गई। दूरदर्शन के डीडी सह्याद्री के जरिए अलग अलग माध्यमों से जो है तलबा की तालीम को मुकम्मल जारी रखने का काम किया गया है। उसके बाद एक बात यहाँ पर और भी बताई गई है कि सन 2021 में यानी तालीमी साल 2020-21 में असातिज़ा ने पहली से चौथी के जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में नहीं बुलाया है, लेकिन अलग अलग लवाजमात का इस्तेमाल करते हुए उन तक भी तालीम पहुंचाई है। लेकिन बाज़ जगहों पे 5वीं से 8वीं के कुछ जगहों पर मकामात पर स्कूलें शुरू रही है और कुछ जगहों पर पहली से 8वीं के भी जो है आकारिक मूल्यमापन केले गेले है। यानी कुछ जगहों पर जो मुजफ्फर सर ने दोनों जो हमारी कदर पैमाई बताई गई है, जिसमें मजमूई कदर पैमाई और उसके बाद हमारी समेटिव इवैल्यूएशन के ताल्लुक से जो भी हम जिस तरह का इवैल्यूएशन है, इन दोनों में से एक्चुअल में हम एग्जाम्स यानी पेपर्स तो बहुत कम जगहों पर लिए गए हैं, बल्कि लिए ही नहीं गए हैं, लेकिन कुछ मकामात पर जो है तलबा की रोजाना के मुशाहिदे को लिखा गया और उनके ताल्लुक से काम किया गया। लेकिन कुछ स्कूलों में जो है संकलित मूल्यमापन भी किया गया है, ये भी देखने में आया है, यानी वहां पर बच्चों के इम्तिहानात भी लिए गए हैं। उसके बाद का पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ऊपर की तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से जो 5वें नंबर का हवाला है वहां पर उसके मुताबिक 2020 में जमात अव्वल ता हश्तुम के तमाम तलबा को मुफ्त और लाजमी तालीम के कानून के तहत, जिसकी कलम 16 के जरिए से तमाम तलबा को अगली जमातों में दाखिला देने के लिए मान्यता दी गई है, परवानगी दी गई है और इजाजत दी गई है, ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद और एक बात कही गई है कि अब 2020-21 में जमात अव्वल ता हश्तुम के जो जिन बच्चों को वर्ग उन्नति दी गई है यानी अगली जमातों में दाखिला दिया गया है, तो राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून असलेले अधिकाराचा वापर करून यानी जो तालीमी जिसे हम एकेडमिक अथॉरिटी कहते हैं, उन तमाम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे की ये जो हिदायत है वो जारी की गई है। इसे हमें बहुत गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, पढ़कर समझ लेना चाहिए और समझकर उसका मतलब अखज़ करना चाहिए। हर पैराग्राफ का, हर जुमले का असातिज़ा अपने लिहाज से मतलब भी निकालते हैं। पहली बात यहाँ पर जो ये बताई गई है कि शैक्षणिक वर्ष 2020 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे आकारिक मूल्यमापन व संकलित मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण झालेले आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत संदर्भ क्रमांक 2 अन्वय नमूद नियमित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 2020 में इसी स्कूल में अगर बच्चे आए हों और वहां पर तालीम जारी रही हो, तो ऐसे मकामात के लिए, ऐसी स्कूलों के असातिज़ा के लिए संदर्भ क्रमांक 2 कौन सा? तो 20 अगस्त 2010 का जो परिपत्रक निकला है। अब 20 अगस्त 2010 का परिपत्रक क्या है तो आपको पता चलेगा। आप अगर आप उसे उठाकर देखेंगे तो जिस तरह के मूल्यमापन यानी कद्र पैमाई करने की जो हिदायत थी वो भी खास जब आरटी एक्ट आया यानी सीसी जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, उसी के मातहत रहते हुए वहां पर जो है अपना काम करना है। लेकिन किसके लिए? फिर से एक बार समझ लीजिए, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे आकारिक मूल्यमापन व संकलित प्रक्रिया पूर्ण झालेले आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ऊपर के 2 नंबर के हवाले के मुताबिक ही अमल करना है, कार्य पद्धति का अवलंब करना है। यानी उन बच्चों की अगर आपने दोनों जांच की हो, जिसमें आपने पर्चे भी लिए हो, मैं आसान जबान में समझा हूं, परिपत्रक के बाहर हम बिल्कुल नहीं है, हम सेम उसी परिपत्रक पर बात कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि जिस तरह से हमने पिछले साल यानी जब बच्चे रेगुलर थे
और जिस तरह हम रेगुलर बच्चों के लिए वो काम अंजाम देते थे, और अगर इस साल 2020-21 में भी आपने वो कार्य पद्धति इस्तेमाल की हो, यानी आपने स्कूल में बच्चे आए हो और आपने जो है ये दोनों मूल्यमापन किया हो, दोनों कदर पैमाई को अमल में लाया हो, तो आपके लिए जो जिस तरह का तर्ज अमल पहले हुआ करता था वैसे ही रहेगा। अब दूसरा मुद्दा है, ये मुद्दा देने का मकसद ये है कि भाई कहीं पर अगर किसी टीचर्स ने इस तरह के टेस्ट वगैरह लिया हो तो उनके लिए कंफ्यूजन ना हो, वो ये ना पूछे कि हमको क्या करना है, फिर हमने तो पहला ले लिया था, या फिर हमने तो दूसरा भी ले लिया, पहला भी ले लिया, फिर हमारे लिए क्या है। तो उनके लिए संदर्भ क्रमांक 2 के लिहाज से उनको कार्य पद्धति, अगर जिसको मजीद मालूमात हासिल करना है वो 10 अगस्त जो संदर्भ क्रमांक 2 में 20 अगस्त 2010 का शासन निर्णय है उसको वो देख लेवे, डाउनलोड कर लेवे जीआर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, और अच्छे तरीके से पढ़ लेवे। अब दूसरे नंबर का जो मुद्दा दिया गया है उसमें यह कहा गया है की शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये शिक्षकांनी विविध साधन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ज्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत फक्त आकारिक मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत आकारिक मूल्यमापनामधील विद्यार्थ्यांची संपादनूक लक्षात घेता त्याचे रूपांतर 100 गुणांमध्ये करावे व त्यानुसार विद्यार्थ्यांची श्रेणी निर्धारित करावी। बाज मकामात पर मैं असल में इसमें डिटेल इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि मुजफ्फर सर ने ये बहुत अच्छे से इस चीज को समझा चुके हैं। अब अगर हुआ ये होगा कि भाई दोनों जो मूल्यमापन है उसमें से आपने आकारिक मूल्यमापन कर लिया, सॉरी आपने अगर सिर्फ आकारिक मूल्यमापन किया हो लेकिन संकलित आप नहीं कर सके हो, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे, तो आपके जो आकारिक मूल्यमापन के मार्क्स है, यानी कि सिर्फ इम्तिहान के मार्क्स अगर छोड़ दिए जाए, तो मान लो अगर पहली जमात है तो हमारा 80-20 का जो है जो फॉर्मेट होता है, यानी 80 मार्क्स का आपने पूरा काम किया है लेकिन 20 मार्क्स का आप इम्तिहान नहीं ले सके, ओरल नहीं ले सके, तो आपको ऐसे वक्त में वो जो 80 मार्क्स है उसका रूपांतर 100 मार्क्स में से करना है और उसके ग्रेड देकर जो है आपको कार्यवाही करना है रिजल्ट शीट पर। तीसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 2020-21 मध्ये कोणत्याही कारणास्तव ज्या विद्यार्थ्यांचे आकारिक संकलित मूल्यमापन करणे शक्य झालेले नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत संदर्भ क्रमांक 5 अन्वये शासनाने सूचित केलेल्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 कलम 16 नुसार पुढील वर्गात वर्गोन्नत करण्यात यावे अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रगती पुस्तकावर कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमाज में लिखी हुई है ये लाइन, RTE एक्ट 2009 कलम 16 नुसार वर्गोन्नत असा शेरा नमूद करण्यात यावा, या व्यतिरिक्त इतर कोणताही शेरा नमूद करण्यात येऊ नाही। ये जो तीसरा मुद्दा है ये बहुत बहुत ज्यादा अहम है। अजीज असातिज़ा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो मुद्दों में दोनों सिचुएशन का हवाला दिया गया है, लेकिन तीसरी सिचुएशन में यह बात बहुत वाज़ेह तरीके से बताई गई है कि अगर तालीमी साल 2020-21 में किसी भी किस्म का इवैल्यूएशन लेना मुमकिन ना हो सका हो या तलबा स्कूल आए ही ना हो, तो ऐसे वक्त में आपको उनका जो प्रगति पुस्तक है, उनका जो इंदराजनामा है, उनका जो भी रिजल्ट शीट है, आप जो भी अपने जबान में उसको कह रहे हो, उस पर आपको सिर्फ एक ही शेरा देना है और वो शेरा है कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमाज में RT एक्ट 2009 कलम 16 अनुसार वर्गोन्नत। मैं व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुपों पर देख रहा हूं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। हाँ, अगर आप उर्दू में भी कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमाज में ही उसी तरह से नमूद करें, और बेहतर होगा कि आप इसी तरह का मराठी का ही शेरा उसके ऊपर भी लिख दें, ताकि फ्यूचर में जब कभी ये रिजल्ट शीट आपकी चेक हो या फिर ये आपका रिकॉर्ड चेक हो, असल में इसका फायदा एक ये होगा कि जब 2-4-10 सालों के बाद जब हम कोविड-19 की सिचुएशन भूल जाएंगे, उस वक्त हमको याद नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा गया। इसलिए ये शेरे का हवाला देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा कोई भी शेरा देने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ शेरा शीट देखे हैं कि उसके अंदर ये लिखा गया है 2020-21 के बाद जब स्कूलें खुलेगी तो हुकूमत का जो आदेश आएगा उसके हिसाब से अगली तारीखें जारी की जाएगी। अगर आपको यहाँ बताया गया है तो आप लिखिए, आपको बताया गया है क्या? नहीं बताया गया, यानी नहीं लिखना है। और सवालात हम पैदा करने की कोशिश ना करें, फिर ऐसा है तो वैसा क्यों। सारी गाइडलाइन अगर हमको परिपत्रक में दे दी गई है तो मुझे लगता है मैंने जो पहली बात कही थी कि बहुत ज्यादा कुछ सोचने की हम कोशिश ना करें और बहुत ज्यादा कुछ इंक्लूड करने की भी कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर। आप जितना सोचेंगे, जितना पूछेंगे और जितना बोलेंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज आप होंगे। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप ये 8 अप्रैल का पत्र निकालिए और पढ़ते बैठिए, समझ में आ जाएगा आपके।
चौथा मुद्दा, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. उपरोक्त मुद्दा 1 व 2 मधील क2 पेक्षा कमी श्रेणी मिळालेले विद्यार्थी. अब देखिए, तीसरा मुद्दा बहुत स्पेसिफिक था, वहां वो क्लियर हो गया. अब टीचर्स के जहनों में ये भी आएगा कि सर ठीक है, अब हमने 1 और 2 यानी मुद्दा नंबर 1 और मुद्दा नंबर 2 के हिसाब से अगर रिजल्ट बना लिया, एक जगह पर मूल्यमापन हुए, एक जगह पर सिर्फ एक ही मूल्यमापन हुआ और अब रिजल्ट बना लिए, लेकिन अब अगर बच्चा वहां पर C2 के नीचे है या फिर मुद्दा क्रमांक 3 मधील सर्व विद्यार्थी अगर है, और फिर तीसरे मुद्दे के बारे में भी देखिए, चौथे मुद्दे में कितने साफ तौर से बताया गया है. उपरोक्त मुद्दा 1 व 2 मधील का2 यानी C2 पेक्षा कमी श्रेणी मिळालेले विद्यार्थी व मुद्दा 3 मधील सर्व विद्यार्थी तसेच बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 कलम 4 प्रमाणे वयानुरूप दाखल होणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र मार्फत विकसित करण्यात आलेल्या विद्यार्थी मित्र पुस्तकांची मदत घेण्यात यावी, तसेच नियमित वर्ग अध्यापनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, जो पद्धत पहले थी, यानी अगर हमने मुद्दा क्रमांक 1 और 2 के लिहाज से अगर रिजल्ट बनाया है और रिजल्ट बनाते वक्त अगर कोई तालिबे इल्म C2 के नीचे आता है, तो ऐसे तलबा के लिए हमें जो तालिबे इल्म दोस्त की किताब SCRT की जानिब से शाये की गई है, उस किताब की मदद लेते हुए आइंदा साल में उन बच्चों की तरबियत देनी है और उनको आइंदा जमातों में दाखला देना है. ये एक्सेप्शनल केसेस है. ऐसा बहुत कम मकामात पर हुआ होगा कि जहां पर 100% बच्चों के इस तरह के टेस्ट लिए गए, लेकिन जहां पर भी हुए होंगे उनके लिए ये सूचना का पालन करना जरूरी है. यहां से ये तमाम सूचनाएं इसलिए दी जाती है, हिदायत इसलिए दी जाती है कि किसी भी किस्म का जो शक व शुबात है, तजब्जुब का शिकार हमारे असातिज़ा ना हो. अब उसके बाद के मुद्दे पर हम आ जाते हैं. नंबर 5, उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करताना शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विद्यार्थ्यांचे नव्याने कोणतेही विद्यार्थ्याचे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रकारे मूल्यमापन करण्यात येऊ नाही. मुझे कई सैकड़ों फोन आए इसके ताल्लुक से, सर हमने ऑनलाइन टेस्ट ले लेना क्या, सर हमने इसका ऐसा कर लेना है क्या, सर हमने वैसा कर लेना है क्या. तो मैं सभी लोगों से फिर से दरखास्त करना चाहूंगा, मोहतरम डायरेक्टर दिनकर टेमकर साहब की साइन से ये निकला हुआ आदेश, ये पत्र, ये हुक्मनामा अंतिम है, फाइनल है. इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमें तमाम तर कार्रवाइयां मुकम्मल करनी है. इस बात को वाजे और साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह के ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कदरे पैमाई का इनेकाद हमें नहीं करना है. अगर मेरे कुछ प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी मेरी दरखास्त है कि वो अपने जहन से इस बात को निकाल दें कि हमें ऑनलाइन टेस्ट लेने का कहा गया है. बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि इस साल यानी 2021 मध्ये विद्यार्थ्यांचे नव्याने यानी नए से फिर से कोई भी किसी भी बच्चे के लिए ना ऑनलाइन टेस्ट लेना है, ऑनलाइन एग्जाम लेना है, ना ही ऑफलाइन लेना है. 6 नंबर का पॉइंट मैं पढ़ देता हूं. उपरोक्त सूचनांप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक, संचयी नोंद पत्रक इत्यादी अभिलेखे नियमित वेळेत पूर्ण करण्यात यावेत व स्थानिक परिस्थितीनुरूप वितरित करण्यात यावे. मोहतरम इसाक सर ने भी ये बात बताई है कि हमारे जो इंदराज नामे हैं, इंदराज बयाजे हैं, और तलबा को हम जो ये देते हैं, कामयाबी नामा बोलिए या रिजल्ट बोल लीजिए, जिस तरह का जो भी नाम आपने, तो आपकी स्थानिक परिस्थिति को इसमें बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है. आपके वहां के सिचुएशन कैसे है, हालात कैसे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है आप वेड़ेत यानी वक्त में ही इन तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल कर ले, ऐसी हिदायत दी गई है. अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पर कड़क लॉकडाउन है और उसमें भी मुझे जाना है. बिल्कुल नहीं. इस परिपत्रक में एक एक जुमले को बहुत गहराई से पढ़ लीजिए. परिस्थिति अनुरूप वितरित करण्यात यावे, है ना. अब आपको बांटने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरा कड़क लॉकडाउन है और बिल्कुल 100% कर्फ्यू है, तो भी आप जो है कह रहे हैं कि नहीं हमको ये रिजल्ट 31 तारीख को बांटना है या बताना है वगैरह वगैरह, ये जो है पेरेंट्स को हमको बताना है. बिल्कुल नहीं. आप स्थानिक परिस्थिति के हिसाब से जो है तय कर सकते हैं. अब अगला मुद्दा, सातवां जो पॉइंट है, या संदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरून मूल्यमापनाबाबत इतर कोणत्याही सूचना शाळांना देण्यात येऊ नाही. यानी स्थानिक जो प्रशासन है, जिसमें हमारे चाहे वो
डाइट हो, चाहे वो हमारे स्थानिक लेवल पे अगर ईओ प्राइमरी हो, ईओ सेकेंडरी हो, वहां से मूल्यमापन के ताल्लुक से, कदरे पैमाई के ताल्लुक से किसी भी तरह के हिदायत नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की बात भी इस परिपत्रक में साफ कही गई है। उसके बाद सदर सूचना राज्य शासनाच्या अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या सर्व माध्यमाच्या, यानी तमाम माध्यम जितने मीडियम्स है सबके लिए सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना लागू राहील। यानी कि जो स्टेट बोर्ड का करिकुलम इस्तेमाल करते हैं, पहली बात समझ लीजिए, सदर सूचना राज्य शासनाच्या अभ्यासक्रम, राज्य शासनाचा यानी हमारा जो स्टेट बोर्ड है, जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब आप अगर सीबीएसई से इसका मवाजना करेंगे तो ये परिपत्रक उसको लागू होता है क्या? तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ये जो सूचनाएं हैं, ये जो गाइडलाइन दी गई है, ये सूचनाएं राज्य शासनाच्या अभ्यासक्रमावर, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो अभ्यासक्रम जो स्कूलें इस्तेमाल करती है, उनकी तमाम मीडियम की, तमाम मैनेजमेंट की, प्राइवेट हो, जो बिना अनुदानित हो, अंशतः अनुदानित हो या फिर पूरी अनुदानित हो, इन तमाम स्कूलों के लिए लागू रहेगा, ऐसी ये बात यहाँ कही गई है। 9वें नंबर का जो पॉइंट है, कोविड-19च्या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाने दिलेले आदेशाचे पालन करण्यात यावे। मैंने पहले ऊपर भी बता दिया आपको कि कोविड-19 के हिसाब से जो भी गाइडलाइन आपके यहाँ पर जारी हुई होगी कि भाई स्कूलों में किसी को नहीं आना है, अगर ये कोविड-19 के गाइडलाइन में आपके वहां पर आ गया है तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका स्थानिक प्रशासन आपको कह रहा है कि स्कूलों में किसी को आने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी हम ख्याल रखें। उसके बाद आखिरी मुद्दा बहुत अहम है, समझ लीजिए आप, कोरोना महामारीच्या काळात शैक्षणिक सत्र 2020-21 मध्ये विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याकरिता टीचरों के जहन में सवाल आएगा, और आ भी रहा है कि हमने तो साल भर पढ़ाया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, बच्चों को तो कुछ आएगा ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, कैसा होगा, क्या होगा। उसके लिए ये बहुत अहम मुद्दा है कि बच्चों का जो नुकसान 2020-21 में कोरोना महामारी की वजह से हुआ है, तो आइंदा शैक्षणिक सत्र यानी जो साल तालीमी साल 2021-22 आएगा, उसमें एससीईआरटी की जानिब से, यानी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने कृती कार्यक्रम यानी एक एक्शन प्लान विकसित करण्यात येईल। एक एक्शन प्लान एससीईआरटी की जानिब से बनाया जाएगा और उसकी मुकम्मल मालूमात बहुत जल्द स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील। आप तक वो बहुत जल्द पहुंचाई जाएगी कि 20-21 के बाद जब बच्चे 21-22 तालीमी साल में स्कूल आते हैं और जब ये ऐलान हो जाता है कि अब स्कूलों को रेगुलर शुरू कर दिया जाएगा, तो ऐसे वक्त में ये जो नुकसान बच्चों का हुआ है, इस नुकसान को मुकम्मल करने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन एससीईआरटी के माध्यम से आप तमाम तक पहुंचाई जाएगी। इन तमाम बातों को आप तक बताया गया है, समझाया गया है। मुझे लगता है इन तमाम बातों को सुनने के बाद और देखने के बाद किसी भी किस्म का सवाल आपके जहनों में होना नहीं चाहिए। फिर से आपको बता देना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये उन लोगों के लिए है जहां पर या तो दोनों किस्म की कदरे पैमाई हुई हो, दूसरा नंबर का मुद्दा ये उन लोगों के लिए है जहां पर इन दोनों कदरे पैमाई से एक मूल्यमापन हुआ हो। लेकिन तीसरे नंबर का मुद्दा ये तमाम सरसकट जहां जहां पर इन दोनों किस्म की कदरे पैमाई अगर नहीं हुई होगी, उनके लिए दिया गया है। मुझे लगता है इतनी बातें आज के लिए काफी है, और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा किसी भी किस्म के शक व शुबात में हम ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा सवालात ना करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो और दूसरे को कंफ्यूज होने भी ना दें। तो मुझे लगता है ये बात जो है आपसे आज मुझे करनी थी। वैसे आप तमाम लोग कदरे पैमाई के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं। ओवरऑल होने के बावजूद भी मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महामारी को जल्द अज जल्द हम तमाम से खत्म फरमा दे और बच्चे हमसे बहुत जल्द मिले, हमारी स्कूलें वो दिन वापस लौट आए जब हम हमारी स्कूलों में बनफ्से नफीस हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और हमारे बच्चों को सुन रहे होते हैं, उनको पढ़ा रहे होते हैं। कदरे पैमाई तहरीरी शक्ल में आप कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन हम तमाम का मकसद है 100% तलबा में 100% सलाहियतों को परवान चढ़ाना। और मुझे लगता है ये 100% सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो अपने जमीर को जिंदा करने की जरूरत है। जो लोग अपने जमीर को जिंदा रखकर काम करेंगे, इंशाअल्लाह उनके तलबा 100% मुकम्मल कामयाबी हासिल करेंगे। वरना
बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो बहुत अलग अलग मुशाहिदे लिखते भी हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रेड्स भी उन्हें दे देते हैं, लेकिन जब बच्चों को एक्चुअल में देखा जाता है तो उनकी नाम लिखने की भी कंडीशन नहीं होती है। मैं समझता हूं कि सिर्फ निसाब को मुकम्मल कर लेना, सिर्फ किताबों को मुकम्मल कर लेना यही तालीम नहीं है, बल्कि इन किताबों को, इन निसाब को मुकम्मल करके तलबा उसकी हकीकत के साथ इल्म को पहुंचाना और उसकी तालीम को परवान चढ़ाना, सलाहियतों को परवान चढ़ाना, ये काम असल हम तमाम का है। और मुझे उम्मीद है मेरे अपने असातिज़ा से कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए इंशाल्लाह इस काम को भी अंजाम देंगे। जिन लोगों ने इस कोविड-19 के दौर में अपने तलबा से राब्ते में रहे हैं, अपने तलबा से उन्होंने रब्त बनाए रखा है, उनको किसी भी लेवल पे जाकर पढ़ाने की कोशिश की है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उन लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी आइंदा साल नहीं आएगी। हम पहले से कह रहे थे कि देखिए, आप अपने बच्चों से रब्त में रहिए, उनको किसी ना किसी तरीके से उनसे मिलिए, या फिर नहीं मिल सकते हैं तो उनसे फोन पर बात कीजिए, ताकि जो आने वाला साल आएगा उस वक्त आपको ये ऐसा महसूस ना हो कि ये बच्चे और हम शनासा नहीं है। नाशनासाई और उनसे रब्त में ना रहने की वजह की सूरत में यह होगा कि आइंदा साल हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब भी वक्त है, बचे हुए अय्याम में हम अपने बच्चों से राब्ता कायम करें। अभी भी हम देखिए, जब आंख खुली तब सवेरा, ऐसा नहीं है कि तालीमी साल खत्म हो गया तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और बहुत सारे लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाके, अगर सिचुएशन अच्छी है तो पढ़ा रहे हैं, किसी जगह पर जो है किसी तरह से जो है अपने तलबा की रहनुमाई ऑनलाइन जरिए से कर रहे हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते उनके लिए बहाने हजार होते हैं। सोने वाले को जगाना आसान है, सोने का ढोंग करने वाले को जगाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपने लोगों से ये कहता हूँ। इसलिए सके हो तो अब देने की कोशिश करें, जब आंख खुली तब सवेरा है। मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम के साथ है। फिर से आयटा के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कामयाब बेहतरीन सेशन का इनेकाद बीड़ जिले के तमाम असातिज़ा के लिए किया और मुझ नाचीज को इस सर्क्यूलर पर रोशनी डालने के लिए मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मोहतरम तौसीफ परवेज सर। हम रहबर है, हमें रास्ता दिखाना होगा, हम रहनुमा है, हमारे साथ जमाना होगा, तेल काफी नहीं अब रोशनी के लिए, चरागों में हमें अपना लहू जलाना होगा। ये थे मोहतरम तौसीफ परवेज सर जो हमारी रहनुमाई और रहबरी कर रहे थे। अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कुछ सवालात आए हैं, मैं मोहतरम मुजफ्फर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर में इन सवालात का जवाब दें। 5 मिनट दिए जा रहे हैं आपको। जी शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल जो आया था वो अलमाज बाजी का था कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और उन्होंने उन तक ऑनलाइन जो मवाद है वो पहुंचाना है। तो मैं बाजी से ये कहना चाहूंगा कि बाजी, सर्कुलर में ये पहले जो सर्कुलर निकला हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आपको घर रेट देना है, घर का दौरा करना है, बच्चों से घर पर जाकर मुलाकात करना है और वो आपको वहां पर जाकर उन्हें मवाद जो भी पीडीएफ की सूरत में हो या आप उन्हें खुद बैठकर उनको वहां पर सिखाना है। तो इस तरीके से आपको बच्चों तक तालीम देना है, तदरीस का अमल आपको वहां पर पूरा करना है। ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो आप उनको पढ़ा नहीं सकते, आप उनको घर पर जाकर आपको पढ़ाना है। जी दूसरा एक सवाल था, 2 मिनट। जी जी क़यामुद्दीन सर फारूकी का एक सवाल आया था कि बच्चों को सिर्फ ज़बानी ही 2 मिनट। जी हाँ सर, मुझे लगता है कि सर का सवाल था कि सर मुझे लगता है कि आकारिक मूल्यमापन सिर्फ ज़बानी ही हुई है, तो इस सूरत में आसानी वाली शक्ल में रिजल्ट तैयार किया जाए तो बेहतर रहेगा क्या? जो आर्टिकल 16 है RT8 के तहत, तो सर बच्चों ने ज़बानी नहीं बल्कि सरगर्मी भी ली हुई है। आप शायद मंडली गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो मंडली गांव के जो बीड़ जिले का है तौसीफ सर अगर सुन रहे हैं तो सर मंडली गांव का जो ताल्लुक का जो रिकॉर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऊंचे म्यार का है। वहां पर बाज़ाब्ता गूगल फॉर्म के जरिए से एग्जाम लिया गया, PDF शीट के जरिए से भी वहाँ पर बच्चों का एग्जाम लिया गया। वहाँ पर बहुत सारी सरगर्मियां ली गई सर, वहाँ पर साइंसी नुमाइश भी ली गई थी हर स्कूल में, बच्चों के घरों पर भी ली गई है। तो सर सरगर्मी ली गई, ऐसा नहीं कह सकते सरगर्मी नहीं ली गई। सर ने एक बहुत अच्छी कहा था कि अपने जमीर को जिंदा रखो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि आपने बच्चों में अगर कुछ पॉइंट अगर आपने देखे हैं तो सर उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, सर उसको आगे बढ़ाइए।
ताकि बच्चे को भी ऐसा से कम तरीके से शिकार ना हो, बच्चे भी है तो जोश और खरोश से आगे बढ़े। उसके बाद में जी सिर्फ 2 ही सवाल दिख रहे हैं सर। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी सर, और है कुछ सवाल तो देखिए। फिर भी मैं आपको पर्सनल नंबर। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फलों से लदी है अपनी सब डालियां, खाकर पत्थर भी हमें फल बरसाना होगा, है पास अपने हथौड़ा इल्म का, तराश कर पत्थरों को हीरा बनाना होगा। जी हाँ मोहतरम असातिज़ा इकराम, अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में पहुंच चुके हैं। मैं इसके लिए इजहार तशक्कुर के लिए मैं मोहतरम अली जनाब नईम खान सर से गुजारिश करता हूं तो इजहार तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जी हाँ, जैसा कि तकरीबन 1.5 घंटे से हम लोग ये वेबिनार देख रहे हैं, मैं इस मौके पर अल्लाह ताला का बेइंतहा मशकूर और ममनून हूँ कि उसने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम शायद महाराष्ट्र के पहला डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने इतने जल्दी से इनिशिएटिव लिया और इस वेबिनार का इनेकाद किया। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। उसी के साथ साथ आज के इस वेबिनार में जिन एक्सपर्ट्स ने हमारी बेहतरीन रहनुमाई की, जिनमें खास तौर से न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि पूरे मुल्क के उर्दू के रहनुमा मोहतरम जनाब तौसीफ परवेज साहब की जो गुफ्तगू रही, वाकई में वो काबिल तारीफ रही और बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमारी रहनुमाई की। हम पूरा आईटा की जानिब से उनके बहुत ही मशकूर व ममनून है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें इसके लिए बेहतरीन अजर अता फरमाए और उनकी इन सलाहियतों को तमाम मिल्लत के लिए कारण अहमियत का हामिल बनाए। उसी के साथ साथ आज के इस वेबिनार में मोहतरम जनाब इसाक सर ने भी हमारी रहनुमाई की, मैं उनका भी मशकूर और ममनून हूँ। मुजफ्फर सर, इन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया और बेहतरीन अंदाज में इस सर्कुलर की रोशनी में हमें समझाने की कोशिश की, मैं उनका भी मशकूर और ममनून हूँ। साथ ही इस वेबिनार को अरेंज करने में हमारे भिवंडी के जो मोमिन फहीम सर है, उन्होंने अपना पेड वर्जन जूम का हमें दिया, जिसकी वजह से हम एक बेहतरीन अंदाज में बगैर किसी रुकावट के इस पूरे वेबिनार को देख सके, मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ। साथ ही आईटा के तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस वेबिनार को अरेंज करने में अपनी मेहनतें मशक्कतें लगाई, अपना वक्त लगाया, उन तमाम लोगों का मशकूर ममनून हूँ। साथ ही जो पार्टिसिपेंट इस वेबिनार में शामिल हुए, जाहिर सी बात है ये हमारी मजबूरी है कि इसमें हम सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेट होने का मौका मिला। वो लोग जो होना चाह रहे थे लेकिन हो ना सके, हम उनसे माजरत हैं, और जो लोग इसमें अपना कीमती वक्त निकाल कर शामिल हुए, हम उनके मशकूर ममनून हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी तकरीबन 316 लोगों ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। असातिज़ा के ताल्लुक से ये हमारे लिए एक खुशनुमा पहलू है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसको एक्टिव रोल प्ले करते हुए आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं फिर से एक मरतबा इस पूरे प्रोसेस के लिए तमाम अफराद का मशहूर और ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोगों का इसी तरह से पार्टिसिपेट मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।